नमस्कार प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि खंडित श्रेणी में किस प्रकार से प्रमाप विचलन अथवा मानक विचलन निकाला जाता है। काफ़ी कुछ जो प्रक्रिया है गणना की वो लगभग एक जैसी रहती है सभी श्रेणियों में। जैसे जैसे आपने समांतर माध्य में पढ़ा या माध्य विचलन में पढ़ा, उसी प्रकार से श्रेणी बदलने के साथ साथ व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित श्रेणी और खंडित श्रेणी से सतत श्रेणी बदलने के साथ साथ थोड़ा बहुत गणना की जो तरीका है गणना करने का उसमें अंतर आने लगता है। बाकी जो मूल बात होती है वो मूल बातें लगभग एक ही तरह की वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो खंडित श्रेणी में हमारे सामने ये उदाहरण दिया गया है और इस उदाहरण की सहायता से हमें खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। तो खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में गेहूं का उत्पादन दे रखा है टन में और ग्रामों की संख्या दे रखी है। गेहूं के उत्पादन में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये गेहूं का उत्पादन दे रखा है टन्स में और गांवों की संख्या में दे रखी है 4, 5, 9, 20, 18, 8 और 6। तो इन आंकड़ों की सहायता से, इस श्रेणी की सहायता से खंडित श्रेणी में हमें मानक विचलन अथवा प्रमाप विचलन की गणना करनी है। जैसा कि पिछली श्रेणी में किया था, व्यक्तिगत श्रेणी में किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए x और f आपके सामने दी गई है। x के रूप में गेहूं का उत्पादन दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी अर्थात f के रूप में, आवृत्ति के रूप में ग्रामों की संख्या आपको यहाँ पर दी गई है। तो एक टेबल के फॉर्मेट में हमने x और f को दोनों को लिख दिया। x 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और f 4, 5, 9, 20, 18, 8 और 6। तो इस प्रकार से दोनों को हम यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में लिख दिए। अब जैसा कि समांतर माध्य में हमने किया कि मान लीजिए आप पीछे की वीडियो देखोगे तो खंडित श्रेणी में किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है उसको देखिए कि खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए अब f और x दोनों का आपस में गुणा करके एक तीसरा कॉलम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो x और f आपके सामने है, तीसरा कॉलम आपको fx का यहाँ पर नया बनाना है, अर्थात x को f से गुणा करते हुए एक तीसरे कॉलम की रचना करनी है। तो सबसे पहले तो आपने जो f वाला कॉलम है इस f वाले कॉलम का टोटल कर दिया, तो ये आ गया आपका n, अर्थात जो कुल आवृत्तियाँ हैं, आवृत्तियों का जो योग है वो है n बराबर यहाँ पर 70 आ जाता है। अब समांतर माध्य निकालने के लिए x और f दोनों को अपन जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाई बाई f 8 गुणा 4 32, 9 गुणा 5 45, 10 गुणा 9 20, 11 गुणा 20 220, 12 गुणा 18 216, 13 गुणा 8 104, 14 गुणा 6 84। तो इस प्रकार से एक तीसरे कॉलम की हमको रचना करनी होती है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। और इस कॉलम का जो योग है सिग्मा, योग अर्थात सिग्मा, तो जो fx का जो योग है अर्थात सिग्मा fx वो आ गया हमारा 791। तो इन तीन कॉलमों की सहायता से सबसे पहले हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करते हैं। आपके पास सिग्मा fx है और आपके पास n आ गया है, तो इन दोनों की सहायता से यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर ये दे रखा है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, इस फॉर्मूले की सहायता से आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। x बार अर्थात समांतर माध्य, सिग्मा fx जो तीसरा कॉलम था उसका योग और n आवृत्तियों का योग। तो यहाँ पर सिग्मा fx और n की वैल्यू रखने के पश्चात आपके सामने आ रहा है 791 अपॉन 70। तो ये x बार अर्थात समांतर माध्य आ गया 11.30। तो समांतर माध्य की यहाँ पर गणना हो चुकी है और समांतर माध्य बराबर आ गया आपका 11.30। समांतर माध्य निकालने के पश्चात जो हमारी अगली प्रक्रिया है वो अगली प्रक्रिया है विचलन निकालना। विचलन अर्थात डेविएशन या डी निकालना। तो विचलन निकालने के लिए हमने अभी माध्य विचलन में भी पढ़ा,
इससे पहले प्रमाप विचलन का जो वीडियो था उसमें भी देखा कि विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है। डी यानी विचलन बराबर x माइनस एक्स बार। तो जो भी आपका ये जो पहला वाला कॉलम है इसमें आपको x दिया गया है, x है यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके सामने x दिए गए हैं और x बार हमारा आया 11.3। अभी आपने निकाला समांतर माध्य यहाँ पर 11.3, तो इस x और x बार की सहायता से आपको d ज्ञात करना है। x 8 माइनस 11.3 बराबर -3.3। दूसरे में 9 माइनस 11.3 बराबर -2.3। तीसरे में 10 माइनस 11.3 बराबर -1.3। इस प्रकार से x ये जो पहला वाला कॉलम है इसके प्रत्येक मूल्य में से समांतर माध्य को जब हम माइनस करते हुए जाएंगे तो d हम प्राप्त कर लेते हैं। प्लस माइनस में जैसे भी वैल्यू आती है आपको प्लस अथवा माइनस में ही उस वैल्यू को रखना है, क्योंकि बाद में ये जो प्लस माइनस का जो भेद है उस भेद को अगले वाले कॉलम में हम मिटा देंगे जब d की जगह d² वहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो d हमने ज्ञात कर लिया x माइनस एक्स बार के माध्यम से। अब d के स्थान पर एक और कॉलम बनाया हमने d², अर्थात जो भी संख्या है उस संख्या को उसी से गुणा करना। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो उसी प्रकार से जो -3.3 है इसको -3.3 से ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो d² की वैल्यू है वो आ जाती है 10.89। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा, अर्थात जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू अब आपकी प्लस में आ जाएंगी, धनात्मक वैल्यू आ जाएंगी। तो d के स्थान पर यहाँ पर अब d² का नया कॉलम हम बना देते हैं। तो यहाँ पर 10.89, 5.29, 1.69 इस प्रकार से ये d² की जो वैल्यू है वो d² की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब अगला कॉलम जो है वो आ जाएगा fd², अर्थात आवृत्ति को d² से गुणा करना है। तो जो भी आपकी आवृत्ति दी हुई थी, जैसे आवृत्ति थी आवृत्ति थी 4, 5, 9, 20, 18, 8 और 6, तो इन सभी आवृत्तियों को d² से गुणा करना है। d² से गुणा करने के पश्चात इन सभी जो आवृत्तियाँ, ये जो तीसरा अगला कॉलम है वो आ जाएगा आपका fd²। d² को f से गुणा करना है। तो d² को f से गुणा करने के पश्चात fd² का एक अलग से कॉलम आ जाएगा और उसका योग करने के पश्चात हमारे पास सिग्मा fd² की जो वैल्यू है वो आ जाती है 162.70। ठीक है, तो जो भी d² की जो वैल्यू आती है उन d² की वैल्यू को f से गुणा करने के पश्चात आपके सामने नया कॉलम आता है fd² और उन सब को जोड़ देते हैं तो आपके पास आ गई सिग्मा fd²। तो इस सिग्मा fd² की वैल्यू आ गई आपके पास 162.7। अब प्रमाप विचलन निकालने का जो सूत्र है वो है आपका √ सिग्मा fd²/n। सिग्मा fd² की वैल्यू जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आ रखी है 162.7 और n हमारा पहले ही हम ज्ञात कर चुके हैं, आवृत्तियों का जो योग है वो आ रहा है आपका 70। तो सिग्मा fd²/n की जो वैल्यू है उसमें अपन रख देते हैं 162.7/70। इनकी वैल्यू, इनकी गणना करने के पश्चात और उनका वर्गमूल निकालने के पश्चात जो हमारे पास प्रमाप विचलन आ रहा है वो प्रमाप विचलन है 1.524। तो 1.524 ये प्रमाप विचलन हमें ज्ञात हो जाता है। अब इस प्रमाप विचलन की सहायता से हम प्रमाप विचलन गुणांक निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गुणांक निकालने का जो सूत्र पिछली श्रेणी में था वही सूत्र यहाँ पर रहेगा। जो गुणांक है प्रमाप विचलन का वो निकला जाएगा प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य के इस सूत्र की सहायता से प्रमाप विचलन अपॉन समांतर माध्य। तो प्रमाप विचलन यहाँ पर आ रहा है आपका 1.524 अपॉन समांतर माध्य है 11.3। तो समांतर माध्य
11.3, तो 1.524 अपॉन 11.3, तो ये जो प्रमाप विचलन गुणांक है वो आ गया आपका 0.135। तो इस प्रकार से इन सभी वैल्यू को रखने के पश्चात प्रमाप विचलन अथवा प्रमाप विचलन गुणांक की जो गणना है वो हम आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। धन्यवाद।